प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी गद्य के अंतिम अध्याय की आज हम व्याख्या सीखेंगे। पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक हैं मिसाइल मैन के नाम से विख्यात तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके जीवन की अवधि सन 1931 ईस्वी से 2015 ईस्वी तक थी। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में समझ लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे। उनकी माता असी अम्मा एक गृहिणी थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम चार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के एक छोटे से हेलीकॉप्टर की डिजाइन बनाकर किया। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो में हुआ। वहां वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया था। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी हैं। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव थे। भारत ने पहला दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर कलाम ने निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने वर्ष 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तथा 25 जुलाई 2002 को
उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इस संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 बार सन 2003 और 2004 में एमटीवी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें मनोनीत भी किया गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020 A Vision for the New Millennium, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की डॉक्टरेट उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। प्रिय छात्रों, ये डॉक्टर कलाम की संक्षिप्त जीवन परिचय था। इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में एक बार आप लोग फिर से ध्यान दें। इंडिया 2020 A Vision for the New Millennium, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं इनके लेख हम और हमारा आदर्श की तरफ। और हमारा आदर्श। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षी जैसी कई चीजों को मानते हैं। उनका मानना है कि हर विद्यार्थी और युवा को सर्वप्रथम अपनी कीमत ऊंची आंकनी चाहिए और देश के प्रतिभावी नागरिक बनने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। डॉक्टर कलाम अपनी कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षा जैसी कई चीजों को मानते हैं। अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं बन सकते। डॉक्टर कलाम का मानना है कि हर विद्यार्थी और युवा को सर्वप्रथम अपनी कीमत ऊंची आंकनी चाहिए और देश के प्रतिभावी नागरिक बनने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। हर विकसित देश के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इसी विश्वास को पुख्ता किया और अपनी आकांक्षाओं को साकार रूप दिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि समृद्धि और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। समृद्धि भौतिक होती है और आध्यात्म आध्यात्मिक होती है, धार्मिक होती है। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक होते हुए भी कहते हैं कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अर्थात भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना गलत है। मैं न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए समृद्धि को अधिक श्रेय देता हूं, क्योंकि समृद्धि के द्वारा ही आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
जो हमारी आज़ादी में सहायक है। इसलिए जब भी कोई कार्य किया जाए तो पूरी लगन और मेहनत से किया जाना चाहिए। प्रकृति हमें सदैव यही संदेश देती है। इस ब्रह्मांड का अनंत तक फैला दिखाई देना हमारी आत्मा समेत संपूर्ण वस्तुएं ऊर्जा का ही स्रोत हैं। इसलिए हम में और प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है। युवा शक्ति से संपर्क करके उनके सपनों को साकार करने की प्रेरणा देना मेरा कर्म रहा है। आप जो भी करें पूरे मन से करें और अपने आसपास खुशियों का प्रसार करें। ये सारांश था इनके इस लेख का, हम और हमारा आदर्श। अब हम इनके इस लेख को पढ़ते हैं और डॉक्टर कलाम के विचारों को समझते हैं। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। डॉक्टर कलाम की एक खूबी रही है, जब भी वह कहीं किसी विद्यालय विश्वविद्यालय का दौरा करते थे तो वह छात्रों से मिला करते थे। वह लिखते हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। इस सवाल का जवाब स्वयं डॉक्टर कलाम तलाशते हुए कहते हैं कि जब मैं इस सवाल का जवाब तलाशता हूं तो अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगता हूं। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह सब संभव हो सका। महत्वाकांक्षा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर कलाम, क्या वो मेरी महत्वाकांक्षा थी जो रामेश्वरम के एक छोटे से द्वीप से बाहर निकलकर मैं अपने लिए इतना कुछ अर्जित कर सका। क्या वो मेरी महत्वाकांक्षा मात्र थी। वे कहते हैं कि कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं और उनका जो ईश्वर की दी हुई है। डॉक्टर कलाम कहते हैं महत्वाकांक्षा एक बहुत ही अच्छी चीज है और आपको ये महत्वाकांक्षा अपने हृदय में हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन की अच्छी चीजों को पाने का अधिकार है और उसको भी पाने का अधिकार है जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। हमारे मन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं। हम में इतनी क्षमता है कि हम वो सब कुछ अर्जित कर सकते हैं जो एक विकसित देश ने अर्जित कर लिया है, या उससे अधिक भी हम अर्जित करने के योग्य हैं। ये हमारी महत्वाकांक्षा है और हमारा आत्मविश्वास भी है। डॉक्टर कलाम इसीलिए लिखते हैं कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐसा नहीं है कि वे विकसित देश इसलिए समृद्ध हुए हैं कि उनके पीछे किसी रहस्यमयी का हाथ है। उनके पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा हुआ है। उनके पीछे सिर्फ उनका आत्मविश्वास है और उनकी महत्वाकांक्षा ही है, जिसके कारण वह विकसित राष्ट्र बन सके हैं। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, जो कि विकसित देश के ग्रुप हैं, ग्रुप 8 G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया और मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये विश्वास अपने भीतर पुख्ता किया है कि उन्हें किसी गरीब देश में अपना जीवन नहीं बिताना है, बल्कि उन्हें
मजबूत और समृद्ध देश में अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। प्रिय छात्रों, समृद्धि भौतिक होती है और आध्यात्म धार्मिक होता है या आध्यात्मिक होता है। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक होते हुए भी यह कभी नहीं मानते थे कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। वह मानते थे समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा नहीं आ सकती, और जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा नहीं आएगी तब तक आप एक सशक्त देश, मजबूत देश, विकसित देश में रहने योग्य नहीं बन सकते। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं। डॉक्टर कलाम यहाँ अपने बारे में लिखते हैं कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, अर्थात मैं समृद्धि का पालन भी कर रहा हूं, मैं समृद्ध भी हूं, लेकिन सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। जब तक आप समृद्ध नहीं रहोगे तब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। इसलिए जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। जिस मौसम के फूल खिलने वाले होंगे उस मौसम के फूल खिले हुए होंगे, या विशेष तौर पर बसंत ऋतु में के मौसम में फूलों की बहार आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी मौसम में आप अगर जो है बागों में जाएंगे तो उस समय के मौसमी फूलों की बहार आपको बागों में देखने को मिलेगी। अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, जब हम अनंत आकाश की तरफ देखेंगे तो यह अनंत आकाश, जिसे हम ब्रह्मांड की संज्ञा से निरूपित करते हैं, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जो कुछ भी इस संसार में हम देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। इस संसार में चाहे प्रकृति हो, चाहे अनंत तक फैला हुआ आकाश हो, चाहे लोगों का आत्मविश्वास हो, चाहे लोगों की समृद्धि हो, इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से ही प्राप्त हुआ है। वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी उसी ऊर्जा के अंश हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं, या उस एक विशेष ब्रह्मांडीय आकाशीय ऊर्जा के अंश हैं, जिसके कारण हमने यह जीवन जीना स्वीकार किया है। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों अस्तित्व का ही हिस्सा है, वह एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने, जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी ने न्यूनतम में अपना जीवन जिया था। एक धोती में उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया था, लेकिन वह उनके समय की परिस्थिति थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर गरीबों के शरीर पर वस्त्र नहीं है तो मैं भी एक न्यूनतम वस्त्र में ही अपना जीवन गुजारूंगा। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज इसके विपरीत है। आज आप समृद्धि का चयन कर सकते हैं
उसका चयन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वह तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। डॉक्टर कलाम लिखते हैं, लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना, उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उसे स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो और आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति दे और इस तरह अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सके। प्रिय छात्रों, डॉक्टर कलाम का यह मानना था कि अगर नए छात्रों में, युवा छात्रों में आत्मविश्वास होगा, महत्वाकांक्षा होगी और जीवन को समझने की उनकी ललक होगी, तो वह निश्चित तौर पर विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे और एक समृद्ध विकसित भारत के नागरिक बन सकेंगे। ऐसा समृद्ध और विकसित भारत जहां पर समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक बनकर रहेंगे। और यदि छात्र इन चीजों को समझ सकेंगे, युवा छात्र इन बारीकियों को समझ सकेंगे और अपनी आत्मा को अनंत से मिला सकेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा यह भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। तो प्रिय छात्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित इस लेख को हमने आपको पढ़ाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है आपके परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसे अवश्य पढ़िएगा और इन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से उत्तर दीजिएगा। अगर आप इस पाठ को पढ़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रिय छात्रों, ये आपको निबंध और यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने लाइक भी कीजिएगा तथा अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।